नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के अब तक के विकास का एक ब्रीफ सर्वे करेंगे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई और आज वो किस स्थिति में पहुंची है, तो जिसको हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात ये कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, साइंस ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। इट इज लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स, यानी गृह प्रबंधन का विज्ञान। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इकोनॉमिक्स तब से चल रही है जब से लोग सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एज ब्रांच ऑफ स्टडी, अध्ययन की एक शाखा के रूप में इसका जो विकास है वो बहुत देर से हुआ। उसके पहले जो कुछ भी अध्ययन होता था उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो इकोनॉमिक्स का जो विषय के रूप में एक स्थापना है, उससे पहले कुछ ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने शुद्ध रूप से इकोनॉमिक विषयों पर चिंतन आरंभ किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं मर्केंटलिस्ट। बड़े वादी इनको कहा जाता है। ये जो ग्रुप है फिलोसफर्स का, इनकी एक जो महत्वपूर्ण चिंता की बात थी वो ये थी कि किसी भी देश की संपन्नता को कैसे डिफाइन किया जाए, हाउ टू मेजर प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। ये समस्या इसलिए आई कि रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूरोप में छोटे छोटे राष्ट्र बन गए। तो अब उन राष्ट्रों में जो थिंकर्स थे उन्होंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया दैट हाउ टू मेजर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन। तो उसमें एक ग्रुप था जिसे हम मर्केंटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ये ग्रुप इनफैक्ट 15th to 18th सेंचुरी तक इनकी विचारधारा जो है वो यूरोप पे वो डोमिनेट कर रही थी। इसमें एक जो महत्वपूर्ण फिलोसफर थे जिनका नाम था थॉमस मून। ये बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफर है मर्केंटलिस्ट ग्रुप के। इन लोगों ने एक विचार व्यक्त किया दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री should be measured by the quantity of gold available in a particular country। तो किसी देश की, इनके हिसाब से किसी देश की संपन्नता गोल्ड की मात्रा से मापी जानी चाहिए। उस देश में कितनी मात्रा में गोल्ड है, इससे ये तय हो कि संपन्नता का स्तर क्या है। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि जो सोना है वो तो गोल्ड माइंस में मिलेगा। अगर किसी देश में गोल्ड माइंस नहीं है तो फिर वह अपनी संपन्नता कैसे बढ़ा सकता है। इसके लिए इन लोगों ने जो पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन दिया वो ये है कि देश को एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाहिए और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन बाय इकोनॉमिक्स टू कैटर टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी देश की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी की जाए, इस विषय में ये पहला नीतिगत विचार मर्केंटलिस्ट के द्वारा दिया गया। तो एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज किया जाए, इंपोर्ट को मिनिमाइज किया जाए, इससे देश में गोल्ड की मात्रा बढ़ेगी। और इसके लिए इन्होंने जो सलाह दिया दैट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहिए, यानी सरकार को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके माध्यम से सरकार देश की संपन्नता को बढ़ा सकती है। हमने पहले कहा कि ये विचारधारा जो है वो डोमिनेट कर रही थी यूरोपियन थॉट को। लेकिन इसके बाद एक दूसरा ग्रुप आया यूरोप में जिन्होंने इनके विचारों को चैलेंज किया, और उनका ये प्रश्न था दैट हाउ कैन गोल्ड बी टेकन एज अ मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। अगर गोल्ड का उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि इंपोर्ट तो बढ़ाना नहीं, तो गोल्ड को हम नेशन की प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर कैसे मान सकते हैं।
और इस प्रश्न का जवाब मर्केंटलिस्ट के पास नहीं था। तो ये जो दूसरा ग्रुप है, इनको हम कहते हैं फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स ये बेसिकली फ्रेंच ग्रुप था फिलोसफर्स का, फ्रांस के लोग थे। इन्होंने मर्केंटलिस्ट थॉट को चैलेंज किया एंड दे प्रपोज्ड, फिजियोक्रेट्स ने प्रपोज किया दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन गोल्ड, रादर it depends upon productive activities, particularly agricultural activities and agricultural production। तो फिजियोक्रेट्स का मानना था कि किसी भी देश की संपन्नता सोने पर नहीं बल्कि उस देश में होने वाली उत्पादक गतिविधियों पर डिपेंड करती है, विशेष रूप से एग्रीकल्चर, कृषि पर, क्योंकि वो ऐसा समय था जब डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही होती थी। तो इनके जो लीडिंग फिलोसफर थे एफ क्वेने, इन्होंने एक मॉडल दिया दैट हाउ वेल्थ सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, किस तरह से अर्थव्यवस्था में जो धन है उसका संचरण होता है, जिसको मॉडर्न इकोनॉमी में हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ फ्लो, कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के जो फ्लो हैं वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करते रहते हैं। इन्होंने जो मॉडल दिया जिसको कहा जाता है टेबुलो इकोनॉमिक, टेबुलो इकोनॉमिक, दिस इज कंसीडर्ड फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। इसके माध्यम से ये चीज इन्होंने जो टेबुलो इकोनॉमिक है ये फिजियोक्रेट्स ने 1759 में ये मॉडल डेवलप किया, जिसका मूल ये है कि अर्थव्यवस्था में लगातार धन का फ्लो चलता रहता है और देश की संपन्नता जो है वो गोल्ड से नहीं बल्कि इकोनॉमी में होने वाले प्रोडक्शन की मात्रा से होती है। जिस इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा उसकी प्रॉस्पेरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और जिसमें कम होगा उसकी प्रॉस्पेरिटी उतनी ही कम होगी। ये विचार फिजियोक्रेट्स का था। इसके बाद जो टाइम पीरियड आया है जहाँ से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हो गई उसे कहा जाता है क्लासिकल्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में 3 लोगों का नाम आता है, महत्वपूर्ण 4 लोगों का क्लासिकल्स, जिसमें एक है एडम स्मिथ, फिर है रिकार्डो और माल्थस जे.एस. मिल। एडम स्मिथ को कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने किताब लिखा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, और इसने अर्थशास्त्र को अध्ययन की एक शाखा के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद इनकी ही बातों को रिकार्डो, माल्थस और जे.एस. मिल के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इन सब लोगों को खास विचार यह था, जो फिजियोक्रेट्स का भी विचार था, कि इकोनॉमी के मामले में सरकारों को किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं लेजेस फेयर पॉलिसी। तो ये क्लासिकल्स की विचारधारा थी कि इकोनॉमी के मामलों में सरकार को किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, लेजेस फेयर पॉलिसी। और इन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि आखिर इस प्रकार की पॉलिसी से किसी भी देश की संपदा, वेल्थ ऑफ नेशंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। मोर और लेस सबका विचार एक जैसा था, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स एक नए सब्जेक्ट के रूप में उभर रही थी, तो आलोचकों ने इस पर तमाम प्रकार के आरोप लगाने शुरू कर दिए। यानी कि ये आरोप लगाया जाने लगा कि जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं वो केवल पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं। इकोनॉमिस्ट जो थे तत्कालीन, उनको मनी माइंडेड कहा जाने लगा। तो इन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए एक नया ग्रुप आया इकोनॉमिस्ट का 1870s के आसपास,
1870s, जिनको कहा गया नियोक्लासिकल। इनमें जो महत्वपूर्ण विचारक हैं नियोक्लासिकल्स में मेंगर है, मेंगर, जीवॉन्स, वॉलरस, मार्शल, परेटो। These are important thinkers of neoclassical. इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों का ये कहना था that economics concerns itself with problems of an ordinary man in his daily business of life. यानी कि आम आदमी के दैनिक जीवन के आर्थिक समस्याओं का समाधान अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। तो ये केवल मनी के बारे में विचार नहीं करते। इनफैक्ट ये जो नियोक्लासिकल्स हैं, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा महत्व दिया कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजंस किस प्रकार से होते हैं, लोग किस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि हमें ये वस्तु खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे आराम करना चाहिए। इस तरह के जो डिसीजंस हैं, उस डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स जो है व्यक्तियों की सहायता करती है। तो इनका जो फोकस है वो क्लासिकल का जो फोकस था कि राष्ट्र के बारे में बात करते थे, इनका जो फोकस है वो इंडिविजुअल पर आ गया, फर्म पर आ गया कि जब हम प्रोडक्शन का डिसीजन लेते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं दैट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, जब हम कंजम्पशन का डिसीजन लेते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं दैट व्हाट शुड बी कंज्यूम। तो इस तरह के जो निर्णय हैं वो नियोक्लासिकल इकोनॉमिक्स ने अपनी विचारधारा में व्यक्त किया। और ये जो टाइम पीरियड है 70s, उसी को बात आई जिसको कहा गया मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन। मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन, इसका मतलब ये है दैट डिसीजंस आर टेकन एट मार्जिन, जिसमें तमाम सारे कंसेप्ट दी गई, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, तमाम कंसेप्ट दिए गए, जिससे ये निर्णय करने में मदद मिलती है कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है वो अपने डिसीजंस कैसे लेता है। तो ये ग्रुप हो गया नियोक्लासिकल्स का। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देन 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ये आया 1929। ग्रेट डिप्रेशन में अचानक जो विकसित देश थे उन देशों में उत्पादन घटने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, और जो तत्कालीन प्रिवेलिंग थॉट थी दैट इज नियोक्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, वो इन प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हो गई दैट व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन। तो ऐसे में इन सवालों का जवाब देने के लिए एक नए अर्थशास्त्री आए, जेम्स कीन्स। इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें इन्होंने न केवल ये बताया दैट व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग Great Depression of 1929, but also he proposed the remedies required to rectify the situation, कि ऐसे क्या काम किए जा सकते हैं जिससे जो महान मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उससे हम निपट सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो जो कीन्स की जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि नियोक्लासिकल और क्लासिकल का ये मानना था दैट एन इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कोई भी अर्थव्यवस्था हमेशा ठीक ठाक रहती है, अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो अर्थव्यवस्था में ही अपनी क्षमता होती है उसे ठीक कर लेने की। लेकिन कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं,
उन्होंने कहा कि स्थितियां कभी ऐसी हो सकती हैं कि आउटसाइड इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारी शरीर है, हमें सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, 1-2 दिन में नॉर्मली ये ठीक हो जाता है, बॉडी अपने आप उसको ठीक कर लेती है। लेकिन अगर जुकाम लगातार महीने 2 महीने चल रहा है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और उसको समझने और ठीक करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था में लगातार बेरोजगारी बनी हुई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कीमतें घट रही हैं, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आ गई है। उसको दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है, ये सलाह दिया कीन्स ने। तो कीन्स का मानना था कि जो 1929 का डिप्रेशन आया, दैट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। चूंकि ये लंबे समय तक समस्या बनी थी, इसलिए कीन्स ने इसका सुझाव दिया दैट हाउ कैन दिस सिचुएशन कैन बी करेक्टेड। और इन्होंने कहा कि सरकार के पास 2 पॉलिसी होती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, इन 2 पॉलिसीज का उपयोग करके सरकार इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकती है कि जो डिमांड कम हो गई है, सरकार उस डिमांड को बढ़ा सकती है। जैसे टैक्सेस को कम कर दे, डिमांड बढ़ जाएगी, सब्सिडी दे दे सरकार, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन दोनों पॉलिसीज में कीन्स ने जो फेवर किया, वो फेवर किया फिजिकल पॉलिसी का, कि राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार चाहे तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है और जो इकोनॉमी में बेरोजगारी और इस तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं, उन समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी के फेवर में नहीं थे, और इन्होंने तो यहां तक कह दिया दैट मनी डज नॉट मैटर, मुद्रा का कोई मतलब नहीं होता है। ये कीन्स साहब का प्रस्ताव। अब इसके बाद इनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाया कुछ अर्थशास्त्रियों, जैसे सैमुअल्सन हैं, हिक्स हैं, कैल्डर हैं। इन लोगों को कहा जाता है नियो कीन्सियन, जिन्होंने कीन्स की विचारधारा को कंसोलिडेट किया और आगे बढ़ाया। तो अब यहाँ से कीन्स के समय से इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉलिसी प्रिस्क्राइबिंग साइंस भी बन गई, कि ये अर्थव्यवस्था की समस्याओं के लिए, के निदान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों को भी सुझा सकती है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से ये जो है एक टूल के रूप में आ गया। इसका जो विषय है वो केवल वेल्थ और डिसीजन मेकिंग नहीं है, बल्कि यह भी है कि अगर अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आ गई तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो ये कीन्स और नियो कीन्सियंस हो गए। तो इनकी विचारधारा 40s और 50s में बहुत ही डोमिनेंट रही, और इसी के आधार पर सरकारें जो है पॉलिसीज बनाती है। उसके बाद एक नया ग्रुप आया जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिस्ट। मॉनिटरिस्ट, इसके जो लीडिंग फिलोसफर्स हैं या थिंकर हैं वो हैं मिल्टन फ्रीडमैन। इन्होंने ब्रॉडली कीन्स की बात का तो समर्थन किया, लेकिन एक बात पर ये डिफर कर गए कि मनी डज नॉट मैटर। फ्रीडमैन साहब का कहना है कि मनी मैटर्स, मुद्रा के माध्यम से हम आर्थिक नीतियों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और 1968 में मॉनिटरिस्ट थे कार्ल ब्रूनर, जिन्होंने मॉनिटरिज्म शब्द दिया। मॉनिटरिज्म शब्द जो है वो इन्हीं कार्ल ब्रूनर के द्वारा दिया गया। तो मॉनिटरिस्ट का ये मानना है कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को सही दिशा में बनाए रख सकते हैं। लेकिन इनकी शर्त यह हो गई थी दैट मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट बी डिस्क्रिशनरी, इसको इच्छा अनुसार नहीं चलाया जाना चाहिए। रादर इनका यह सलाह था कि मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी गाइडेड बाय ए रूल, एक नियम बना देना चाहिए और उसी के हिसाब से अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को आगे बढ़ने देना चाहिए। करंट सिचुएशन क्या है
दिस शुड नॉट अफेक्ट मनी सप्लाई। ऐसा नहीं है कि कभी मंदी आ जाए तो मनी सप्लाई बढ़ा दो, कभी तेजी आ जाए तो मनी सप्लाई हटा दो। इस प्रकार की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, रूल बेस्ड मनी पॉलिसी होनी चाहिए। ये इनका सलाह था। और इन्होंने किन्स के विपरीत फिजिकल पॉलिसी को नकार दिया, दैट फिजिकल पॉलिसी इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। ये फ्रीडमैन साहब की बात है। इनकी थॉट जो है 60s में डोमिनेट कर रही थी विचारधारा को, लोगों को इस हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसके बाद समस्या आ गई जो ऑयल शॉक है 70s का ऑयल शॉक। 70s ऑयल शॉक। इसमें क्या हुआ कि ओपेक कंट्रीज ने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई और कीमतों के बढ़ जाने के कारण अर्थव्यवस्थाओं में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे कीमतें बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। तो अब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों स्थितियां एक साथ आ गई। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए एक नया शब्द इजाद किया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब अ सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कोएग्जिस्ट इन इकोनॉमी। ये पहले वाली स्थितियों के खिलाफ था, क्योंकि पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो बेरोजगारी बहुत कम हो रही है, और अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस स्थिति का एक्सप्लेनेशन ना तो कीन्सियन सिस्टम में था और ना ही मॉनेटरिज्म में था। तो एक अर्थशास्त्रियों का नया ग्रुप आ गया जिसको हम कहते हैं न्यू क्लासिकल्स। न्यू क्लासिकल्स। इनके जो लीडिंग अर्थशास्त्री हैं वो है रॉबर्ट ल्यूकास, वेलास। ये लोग इनके लीडिंग फिलोसफर्स। इन्होंने एक नई हाइपोथेसिस दी जिसको कहा जाता है रेशनल एक्सपेक्टेशन। रेशनल एक्सपेक्टेशन। इनका कहना है कि आजकल जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा पहले माना जाता था कि कुछ लोग सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और कुछ लोग सोच समझ कर निर्णय नहीं लेते। जो न्यू क्लासिकल्स हैं, इनका मानना है दैट पीपल बिहेव रेशनली। वो हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, समझते हैं, जो भी सूचनाएं हैं उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि इन लोगों ने ये कह दिया न्यू क्लासिकल से कि किसी भी सरकार की किसी भी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी का इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पॉलिसी जो होती हैं वो इनइफेक्टिव होती है। इन लोगों का ये कहना होगा। तो इनके हिसाब से सरकार को इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनानी नहीं चाहिए। हाँ, पॉलिसी इफेक्टिव तब हो सकती है जब लोग उसके बारे में पहले से कुछ सोच ना पाए। तो अगर इस तरह से कोई अचानक सरकार ऐसा कदम उठा ले जिसके बारे में पब्लिक या इकोनॉमिक एजेंट्स ने पहले से कुछ भी नहीं सोच पाया था, तो वो पॉलिसी प्रभावित हो सकती है। ये विचार है न्यू क्लासिकल्स का। और इनका भी मानना है कि अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन की स्थिति में रहती है। अब ये विचारधारा फिर किन्स की विचारधारा से उलट होगी। तो किन्स की विचारधारा के जो समर्थक हैं, उन लोगों ने इनके काउंटर आर्गुमेंट दिए, जिनको कहा गया न्यू किन्सियन। न्यू किन्सियन 70s के डिकेड में ये ग्रुप जो फिलोसफर्स का है या ये थॉट भी डेवलप हुई। इसके जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो है फिशर, टेलर, मैनक्यू। ये लोग इस ग्रुप के महत्वपूर्ण थिंकर हैं। इन लोगों का यह कहना है कि मार्केट हमेशा संतुलन में रहती है, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं जब मार्केट के हिसाब से लोग काम नहीं कर पाते। जैसे
अगर किसी एम्प्लॉय को 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर रखा गया तो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, बीच में उसे निकाला नहीं जा सकता। भले ही कंपनी को अब उस कर्मचारी के सेवाओं की जरूरत वर्तमान में नहीं है डिमांड कम होने के कारण, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल है तो निश्चित रूप से उसे 2 साल काम कराना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसके कंपनी के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो ये जो न्यू केन्सियंस है, इनका ये मानना है कि हमेशा अर्थव्यवस्था या मार्केट फोर्सेस सही ढंग से काम करती हैं, ये जरूरी नहीं है। मार्केट में इम्परफेक्शंस होते हैं और उन इम्परफेक्शंस को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार या सरकार की पॉलिसीज की आवश्यकता पड़ती है। उन पॉलिसीज के माध्यम से, उन पॉलिसीज को फॉलो करके हम अर्थव्यवस्था अगर गलत दिशा में जा रही है तो उसे हम सही दिशा में ले आ सकते हैं। इस पॉलिसी का प्रभाव हमको जो अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसमें दिखाई पड़ा कि ग्रेट डिप्रेशन में कितना लंबा खिंच गया था, लेकिन जो 2007-8 की जो क्राइसिस थी उसको हम इन केन्सियन प्रिस्क्रिप्शंस के माध्यम से बहुत आसानी से निपट लेने में समर्थ हो गए। स्थितियाँ उतनी खराब नहीं हो पाई जितनी खराब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में हो गई थी। तो ये जो सबसे लेटेस्ट थॉट है वो है न्यू केन्सियंस की, जो केन्सियन विचारधारा का समर्थन करते हैं। और इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केन्सियंस, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है लोगों के बीच में थॉट का चल रहा है। एक और जो लेटेस्ट स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में डेवलप हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। इनकी हाइपोथेसिस क्या है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानकर चलती है दैट मैन ऑलवेज बिहेव रैशनली। कोई सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है, कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, किसी न किसी प्रकार के मैक्सिमाइजेशन की प्रवृत्ति। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या कहती है? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैन हमेशा मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के ही प्रयास में, कई बार वह समाज और परिस्थितियों के अनुकूल भी व्यवहार करता है। और जब ये स्थिति आती है तो ये जो रेशनलाइजेशन या रेशनैलिटी एजम्पशन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की है, दिस एजम्पशन ब्रेक्स डाउन। एक नई स्ट्रीम जो है इकोनॉमिक्स की ये चल रही है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में तो डोमिनेंट फोर्स जो है वो अभी भी निश्चित रूप से केन्सियन सिस्टम ही बना हुआ है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र जो वेल्थ कंसर्न से शुरू हुआ था, आज के समय में यह राष्ट्रों के आर्थिक समस्याओं के समाधान का एक माध्यम बन गया है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं का समाधान अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जाता है या अर्थशास्त्री उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।